Now, till here, we see that how a UML offers us a way to visualize a system's architectural blueprints in a diagram, including different elements such as any activities which we call a job or individual components of the system, and how these can interact with other software components as well, and how the system will run. All of these things we'll see here in the UML based modeling. Now we see in this slide the classification of UML diagram. सो अब हम देखेंगे कि UML की डिफरेंट क्लासिफिकेशन डायग्राम्स क्या हैं और UML हमें कौन कौन सी डायग्राम्स प्रोवाइड करता है. इन UML 2.2 वर्जन देयर आर डिफरेंट डायग्राम्स. It is broadly divided into two categories: structural diagram and behavioral diagram. In previous slides we discussed what is structural one and what is the behavioral one. So these diagrams can be categorized hierarchically, as you can see in the following UML diagram map. So let's discuss each one in the detail. So first let's start from the right side, which is that behavioral diagrams. सो बेसिकली जो बिहेवियर डायग्राम्स हैं ये हमारे पास क्या है. बेसिकली इट शोज़ हाउ द सिस्टम बिहेव्स एंड इंटरेक्ट विद इट सेल्फ एंड अदर एंटिटीज़. ये हमें बताता है कि सिस्टम इट सेल्फ बिहेव कैसे करता है और अदर सिस्टम के एंटिटीज़ मीन यूज़र या अदर सिस्टम के साथ आपस में इंटरेक्ट कैसे करता है. दे आल्सो शोज अस हाउ द डाटा मूव्स थ्रू द सिस्टम, के सिस्टम में डाटा मूव कैसे करता है, हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपस में. और यू कैन से डैट हाउ द इवेंट्स कॉज द सिस्टम टू चेंज इट्स इंटरनल स्टेट. सिस्टम के अंदर डिफरेंट इवेंट्स जो जनरेट हो रहे हैं ये कैसे सिस्टम को फोर्स करते हैं टू चेंज इट्स इंटरनल स्टेट. सिंस यू कैन से डैट बिहेवियरल डायग्राम्स इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, इस सिस्टम के बिहेवियर को शो ऑफ करते हैं. तो दे आर एक्सटेंसिवली बीइंग यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंसिवली डिस्क्राइब करने के लिए बिहेवियरल डायग्राम्स को यूज़ किया जाता है. सो इन अदर वर्ड्स और लेमन वर्ड्स वी कैन से डैट बिहेवियरल डायग्राम हमें शो करता है कि सिस्टम वर्किंग में रन टाइम पे मोशन पे कैसे काम करेगा, एंड हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल एंटिटीज़. जो सिस्टम है एक्सटर्नल एंटिटीज़ लाइक यूज़र्स अदर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, और किसी इवेंट के अगेंस्ट या किसी इनपुट के अगेंस्ट अंडर पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स में कंडीशंस में हमारा जो सिस्टम है ये कैसे परफॉर्म करेगा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन द बिहेवियरल डायग्राम्स. सो let's start with the behavioral diagrams, different categories you can see over here. So first one is activity diagram. So यहाँ पर आपको little bit in a one line and abstract overview provide किया जाएगा. In the later part you we will see the detailed discussion with the help of some case study as well. So what is the activity diagram over here? Activity diagram हम क्या होती है? You can say it's basically a graphical representation है of workflow. जो एक workflow हमें स्टेप वाइज एक्टिविटीज़ में बता रहा होता है कि हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस विद सपोर्ट कैन बी परफॉर्म्ड इन आइटरेशन एंड कॉन्करेंसी. के डिफरेंट आइटरेशंस में कॉन्करेंसी के साथ स्टेप वाइज डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक वर्क फ्लो में कैसे पास ऑन की जाती हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. इट्स ऑल अबाउट द एक्टिविटी डायग्राम. दैन द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ केस डायग्राम. हमें क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली यूज़ केस डायग्राम डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है. नो स्टूडेंट्स आई यहाँ तक बिफोर आई मूव ऑन फर्दर आई एम अज्यूमिंग ओवर हेयर डैट कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ चुके हैं और आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी वेल अवेयर हैं. तो देयर विल बी डिफरेंट टर्म्स कम. आई एम अज्यूमिंग डैट यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस टर्म्स. Mostly students will study in the object oriented programming, which you also known as OOP. OOP भी आप लोग पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ चुके हैं, एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन भी कुछ स्टूडेंट्स ने इलेक्टिव कोर्स में पढ़ा होगा. तो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली इन टर्म से वेल अवेयर होंगे. जो वेल अवेयर नहीं भी हैं तो हम ऐसे चलेंगे कि ऑल ऑफ यू विल बी फील ईजी. तो सभी को हेल्प आउट होने में हेल्प मिलेगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द यूज़ केस डायग्राम. हमारे पास क्या है? यूज़ केस डायग्राम बेसिकली हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताता है किसी भी सिस्टम्स की, विच एक्चुअली इनेबल अस टू रिलेट व्हाट यू नीड फ्रॉम अ सिस्टम. जो हमें ये बताता है कि व्हाट वी नीड फ्रॉम अ सिस्टम, हमें सिस्टम से क्या चाहिए.
और जो हमारा सिस्टम है उन नीड्स के ऊपर डिलीवर कैसे करेगा। ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड इन दिस यूज केस डायग्राम। सो द नेक्स्ट वन इज स्टेट मशीन डायग्राम। बेसिकली स्टेट मशीन डायग्राम हमें जो सिस्टम का डिस्क्रीट बिहेवियर है सिस्टम का थ्रू फाइनाइट स्टेट ट्रांजिशंस के फिक्स सेट ऑफ स्टेट्स के थ्रू सिस्टम का बिहेवियर का है डिफरेंट पार्ट्स में। स्टेट मशीन डायग्राम हमें ये बताती है। सीक्वेंस डायग्राम व्हाट टेल्स अस, सीक्वेंस डायग्राम हमें शोज करती है कि जो एक मैसेज है कैसे एक सीक्वेंस में एक्सचेंज हो रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। किसी भी फंक्शनैलिटी को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेज कैसे एक्सचेंज किया जा रहा है इन अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस डायग्राम में बताया जाता है। एंड व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन डायग्राम, एज द नेम इज showing, it actually shows the interaction between objects or other parts as well. And the next one is interaction over diagram. So what is the interaction over diagram? ये डिपिक्ट करता है कि हमारा कंट्रोल फ्लो क्या है नोड्स के साथ जो इंटरेक्शन रख रहा है अदर डायग्राम्स के साथ। तो इस तरह की चीज़ें इंटरेक्शन डायग्राम में डिस्कस की जाती हैं। एंड द इन द लेटर पार्ट इज़ द टाइमिंग डायग्राम। सो इन द टाइमिंग डायग्राम वी कैन सी डैट कि टाइमिंग डायग्राम में हम लोग ये देखते हैं कि interactions when the primary purpose of diagram is reason about time by focusing on conditions changing within एंड अमंग लाइफ लाइन्स अलॉन्ग अ लीनियर टाइम एक्सिस। टाइमिंग डायग्राम का मतलब क्या है कि ये हमें इंटरेक्शन शो करता है जिसमें हमारा प्राइमरी पर्पस है अबाउट टाइम फोकसिंग, हमारा टाइम पर फोकस है कि डिफरेंट कंडीशंस जो चेंज हमारे पास हो रही हैं अलॉन्ग विद टाइम उनको जितना भी डिस्कस किया जाता है इट्स इन द all about the timing diagram. So it's a brief overview about the behavioral diagram. So students ये behavioral diagram के different aspects का एक brief one liner overview है। We will discuss it in very comprehensively within the later slides as well and with the help of some case study as well. So the left part you can see the structural diagram. So what is the structural diagram? As we discussed, structure जो हमारे पास डिपिक्ट करते हैं कि स्टैटिक स्ट्रक्चर हमारे सिस्टम, स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सिस्टम का क्या है, जो एक ऑब्जेक्ट है दूसरे से कैसे रिलेट कर रहा है। इट शोज द थिंग्स इन द सिस्टम लाइक क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और मॉड्यूल्स एटसेट्रा and different components interfaces as well. For example, we took the example of a house which encompasses the existence and placement of such things like we can say the architecture of a house contains of walls, doors, विंडोज़ पाइप्स एक्सेट्रा। इसी तरह से जो हमारे पास किसी भी घर का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास उसका जो आर्किटेक्चर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना जाता है, जैसे डिफरेंट दीवार है, दरवाज़ा है, विंडो, खिड़की है एटसेट्रा, पाइप्स हैं। सो इट्स ऑल डिपिक्ट्स द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम. So there are different diagrams of structural one you can see in this hierarchy. So since static structure diagram represent the structure कि जो structure diagrams है हमारे पास ये static structure को represent करते हैं which are used extensively, जो हम extensively बहुत ज़्यादा use करते हैं किसके अंदर, in documenting the software को document करने के अंदर किसको, अपने आर्किटेक्चर को. So we can see that in comprehensively we can say that basically uh, structural diagrams represent the structure of the system which are used extensively in documenting the software architecture of software based systems. Now students, let's discuss the different kinds of structural diagram in this picture. तो different structural diagram को हम देखते हैं वन लाइनर के basically abstract overview में structural diagrams हमारे पास है क्या. So the first one is composite structure diagram. ये हमें show करती है कि किसी system का internal structure क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लासीफायर क्या है, जो क्लासीफायर इंटरेक्शंस हैं विद इन द एनवायरनमेंट थ्रू पोर्ट्स, और कोलैबोरेशन क्या है. इट्स ऑल डिस्कस इन द कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम. देन द डिप्लॉयमेंट डायग्राम हमारे पास क्या है, ये हमें शो करती है सेट ऑफ नोड्स को और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. एंड देन अल्टीमेटली ये इलस्ट्रेट करती है स्टैटिक डिप्लॉयमेंट ऑफ एन आर्किटेक्चर का, स्टैटिक आर्किटेक्चर क्या है इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट. देन द नेक्स्ट वन इज़ पैकेज डायग्राम. क्या है पैकेज डायग्राम हमारे पास, ये इट बेसिकली ग्रुप्स रिलेटेड यूएमएल एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट यूएमएल बेस्ड ग्रुप्स एलिमेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड, ये डिपेक्ट करती है पैकेज डायग्राम. देन इज़ द प्रोफाइल डायग्राम. इट आल्सो कॉल्ड अ प्रोफाइल पैकेज. प्रोफाइल डायग्राम हमारे पास क्या है,
सो प्रोफाइल डायग्राम हमें बताती है कि हम कोई अपनी डोमेन कैसे बना सकते हैं जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो, स्टीरियोटाइप्स पे चल रही हो, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स बताए, ये सारा डिस्कस करते हैं प्रोफाइल डायग्राम में। तो प्रोफाइल डायग्राम में एक टर्म यूज़ करते हैं स्टीरियोटाइप्स। सो स्टीरियोटाइप से मुराद क्या है कि जो हमारे पास स्टीरियोटाइप्स हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि जो यूज़र है अपने स्पेसिफिकली अपनी नीड, अपने लीजेंड्स के अकॉर्डिंग, अपनी टर्मिनोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज डेवलप करता है यूएमएल, उसको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। So basically, we can conclude that a profile diagrams enables a user to create domain and platform specific according to user needs and define the relationship between them in this type of profile based diagram. So the next one is students is class diagram. As the name suggests, you also studied in the OOP. Basically, class shows us class diagram shows the set of classes, interfaces, and the collaboration and relationship these classes among each other as well. Next, then the next one is object diagram. Object diagram हमारे पास क्या है, ये हमें set of objects का आपस में relationship क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप क्या है, एट स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ इंस्टेंस हमारे पास क्या है, क्लास डायग्राम है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन ऑब्जेक्ट डायग्राम। एंड द लास्ट वन इज component diagram. In the component diagram we usually see the how it shows the how a set of components and their relationships illustrate the static implementation of a system. component diagram हमें ये बताता है कि different set of जो components हैं और उनका जो आपस में relationship है उसको ये इलिस्ट्रेट करता है कि स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन व्यू ऑफ अ सिस्टम क्या है, और ये हमें ओवरऑल एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स का ओवरऑल सिस्टम का व्यू प्रोवाइड करता है कंपोनेंट डायग्राम। सो यहाँ तक जो हमने देखा इट्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस UML diagram hierarchy. So let's discuss in details with the help of some real world examples in the later lectures and slides as well. So as we discussed in our earlier slide, the structural diagram is basically giving us the static aspect of the system. So as we discussed earlier, what is the static aspect of the system? Static aspect of the system means structural diagrams which represent the structure of the system, which are extensively being used in documenting the software architecture. And these static aspects further divided into these categories like class diagrams, object diagrams, package, component based, and the deployment diagrams. All of these diagrams we discussed in one liner on an abstract view in the previous slide. In the latest slides we will choose some of the case study and we will try to build these uh, diagrams practically as well. So let's move to next slide. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियरल डायग्राम। हमारे पास क्या है, बिहेवियरल डायग्राम हमें डायनामिक एस्पेक्ट्स बताती हैं किसी भी सिस्टम का। डायनामिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, डायनामिक व्यू या बिहेवियरल डायग्राम हमें क्या बताती हैं। डायनामिक और या बिहेवियरल डायग्राम शो करते हैं कि हाउ द सिस्टम विल वर्क इन मोशन, कि जब सिस्टम रन टाइम पे काम कर रहा होगा वो कैसे काम करेगा। हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट कैसे करेगा एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ और यूज़र्स के साथ, और किसी भी इनपुट के अगेंस्ट और इवेंट के अगेंस्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में हमारा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ऑपरेट करेगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द डायग्राम which we also call the dynamic aspect of a system. So in this dynamic aspect we also discuss the different diagrams like use case, sequence diagram, and so on. So all of these diagrams will be discussed in the later part with the help of some real world example, like we will took the automated teller machine example to see what the insights are there in these those structural and behavioral diagrams. So the next one is behavioral diagrams, a little bit information about from theoretical perspective what the use case model actually looks like. यूज़ केस मॉडल क्या है, कस्टमर्स जो एंड यूज़र्स के कुछ गोल्स और कुछ ज़रूरियात होती हैं और उनको हमारे सिस्टम को लाजमी फुलफ़िल या मीट करना है। इन गोल्स को कैप्चर करने के लिए, इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो यूज़ केस मॉडल हम यूटिलाइज़ करते हैं जिसके अंदर हम ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के यूज़र की क्या हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डायग्राम यूज़ करते हैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव में, इट्स कॉल्ड अ यूज़ केस मॉडल. So these are there are इसके अलावा several ways है to capture some specific goals about the system requirements. So better is only the it should be simple and familiar, कि simple और familiar हो, because these things make it user easier for the user. So let's discuss what is the use case model. So use case हमारे पास mechanism है जो हमें हेल्प करता है कि ये ओवरऑल सिस्टम को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनफॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली दीज आर द स्टोरीज, जो यूज़ केसेस हैं हमारे पास स्टोरीज होते हैं अबाउट द सिस्टम
कि सिस्टम को यूज़ कैसे करना है किसी गोल को अचीव करने के लिए। सो यूज़ केस हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट इंटरेक्शंस को डिफाइन करते हैं बिटवीन अ रोल एंड एक्टर, कि रोल क्या है, एक्टर क्या है। अब ये रोल एंड एक्टर क्या है किसी सिस्टम के अंदर, इट्स बेसिकली अ कंपोनेंट्स ऑफ अ यूज़ केस। यूज़ केस के दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, रोल एंड एक्टर। एक्टर वो होता है जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है, और रोल क्या है, डिफरेंट यूज़र्स के डिफरेंट रोल्स असाइन किए जाते हैं यूज़ केस मॉडल में टू अचीव अ गोल। सो फर्दर हम देखेंगे कि रोल और एक्टर क्या है, इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे एटीएम मशीन के अंदर। सो देयर यू कैन गेट अ बेटर आइडिया अबाउट द रोल एंड एक्टर कंपोनेंट्स ऑफ यूज़ केस। सो है द व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ यूज़ केस की ब्यूटी हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमें हेल्प करता है कि हम एक सिस्टम को एक्सटर्नल यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें rather than द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। जो हमारे पास यूज़ केस मॉडल है ये हमें जस्ट डेवलपर्स पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं करता, ये एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये यूज़र को भी सिस्टम के इंटरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, यूज़ केस विल ऑलवेज टेल्स अस अबाउट हाउ द सिस्टम विल फंक्शनिंग, सिस्टम कौन कौन सा फंक्शन और कैसे परफॉर्म करेगा। इट ओनली गिव्स अस अ फंक्शनल परस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम टू द यूज़र। तो राइटिंग यूज़ केस को राइट करना ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि सिस्टम हमने क्या बिल्ड करना है और ये यूज़र की नीड्स फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। ये जो यूज़ केस की प्रोटोटाइपिंग मॉडल है इसके अंदर हम फंक्शनली इसको ओवरलुक कर लेते हैं कि हमारे पास हाउ द सिस्टम विल लुक लाइक, आइदर इट विल मीट द यूज़र नीड्स और नॉट। So at this point, use case will help us out, or it also called the deciding factor for handling a system. Either it will meet the user needs or not. So use case modeling is considered an important aspect of functional requirements are being meet or not. So the next behavioral diagram is the sequence diagram, which shows how the interactions among different groups is being taking place. You can see the over emphasis on the time ordering. So sequence diagram is time oriented, and the collaboration diagram is object, their links and message oriented. So there are two main differences between the sequence diagram and the collaboration diagram में दो main difference हैं। जो sequence diagram है ये interaction show करती है different ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स का, जिसका उनका और उनका ज़्यादा जो इन्हिसार है ज़ोर है किसके ऊपर होता है कि किस टाइम पे ऊपर कौन सा मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। जबकि कोलैबोरेशन डायग्राम के ऊपर भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो एम्फेसिस है, जो हमारा जोर है, वो टाइम के ऊपर नहीं होता, हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है, उनके लिंक के ऊपर, और कौन सा मैसेज इन लिंक्स के बिटवीन एक्सचेंज किया जा रहा है। सो ओवर फोकस हेयर इज़ डिफरेंट दैन द सीक्वेंस डायग्राम में, just over focus is on the time, and in the collaboration diagram our focus on the objects, their links, and what kind of message is being exchanged through these links. So the last one is activity diagram. Activity diagram is basically like flow chart activity. So all of you are well aware about the flow chart. It's also a DFD types flow charts, which also tells the how the data is being flow from one module to another module. So here we can conclude the behavioral and structural aspects of the UML based मॉडलिंग सिस्टम के। UML के अंदर हमारे पास बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स के दो ही हमारे एस्पेक्ट्स हमारे पास क्या हैं। सो हेयर इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट दीज डायग्राम्स, what actually they have in the use case diagram. We say this basically a functionality oriented, and the system sequence diagram is a timeline based, while the collaboration diagram define the rollover objects. Activity diagram like flow chart, state charts are the depicts the state of objects. जबकि जो क्लास डायग्राम है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिपिक्ट कर रहा है स्टैटिक व्यू का और रिलेशनशिप्स का ओवरऑल सिस्टम का। जबकि जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है ये इंस्टेंस ऑफ क्लास का व्यू डिपिक्ट करता है। जबकि कंपोनेंट डायग्राम डिफरेंट कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन को रन टाइम के स्टैटिक व्यू में हमें प्रोवाइड कर रहा था। द लास्ट वन इज़ द डिप्लॉयमेंट डायग्राम। जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है ये फिजिकल लेआउट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, व्हाट द एक्चुअली system will look like is being addressed in the deployment diagram. So here is a brief discussion about the behavioral aspect of the system and the structural aspect of the system. So behavior and structural aspects are two basic things which ultimately help us to form a structure or a architecture of a software system.
So we can only say our architecture is complete when it models the both aspects of the system, the behavioral aspects and the structural aspect. हम अपने आर्किटेक्चर को उस वक्त ही कंप्लीट हमेशा से बोलते हैं कि हमने इसको मॉडल कर लिया है जब उसके अंदर उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट को, डायनामिक एस्पेक्ट को एंड उसके स्ट्रक्चरल एंड स्टैटिक एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाए, तब ही हम कहते हैं ओवर आर्किटेक्चर इज़ completely modeled now, which is composed of both behavioral aspect and structural aspect as well. Now here we can see that how the UML is actually mapping analysis to design. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा UML है उसको हम analysis and design से मैप कैसे करते हैं. तो until here UML basically हमें प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ टूल्स हैं जिसकी मदद से हम टूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम की. सो यूज़र्स जो हैं टिपिकली उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अंडरस्टैंडिंग में, कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड में एज वेल. तो जो हमारे यूज़र्स हैं उनको कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन में और कोड्स को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. तो जो विजुअल डायग्राम्स हमारे पास होती हैं ना, कैन बी मोर अंडरस्टैंडेबल, वो मोर अंडरस्टैंडेबल होती हैं और वो अलाउ करती हैं यूज़र्स को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, कि वो डेवलपर्स को डिफरेंट फीडबैक दे ऑन अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम. सो इन दिस वे UML help us how to move from analysis to design phase. So UML is a complete language which actually tells us for capturing the knowledge from requirement, from gathering of requirements to the analysis and design phase. तो जो हमारे पास मॉडलिंग है इट बेसिकली includes two phases, analysis and design. So in this next slide you can see that in the analysis phase what we see over here is that basically system here describe a set of requirements यहाँ पे describe की जाती हैं like use case diagram. How previously we see the use case diagrams help us to depict the functional perspective of the system, and from this functional perspective of the system, after being critically analyzing phase is passed on, we move to the design phase where we see that how it is tightly connected to the analysis phase, as the analysis phase is start from the identification of requirements in the functional perspective of the system, which we call the use case diagram, and then we continue up to detailed specification of those requirements, like these different diagrams we see in the design phase: class diagrams, interactions, state charts and deployment diagrams as well. So हमने एनालिसिस फेज़ में और डिज़ाइन फेज़ में क्या देखा कि एनालिसिस फेज़ में जो सिस्टम डिस्क्राइब करता है सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को, कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम की क्या हैं, इसको हमने यूज स्पेस की मॉडल की हेल्प की मदद से ग्राफिकली डिनोट किया, और देन ये कैसे टाइटली कपल्ड है एनालिसिस फेज डिज़ाइन फेज के साथ, क्योंकि यहाँ से हम आइडेंटिफिकेशन कर ली रिक्वायरमेंट्स की, और इस फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड यूज़ केस मॉडल के ऊपर हम फर्दर अपने सिस्टम की डिज़ाइंस को कैसे बिल्ड करेंगे. सो अल्टीमेटली we can conclude over here is that by using UML iteratively in analysis and design, you can achieve a greater understanding between the business team and the IT team regarding the system requirements and the processes that you can say that need to be occur in the system to meet those requirements. यूज़ के UML को iteratively analysis and design में बार बार यूज़ करने से आप बिजनेस टीम के दरमियान और आईटी टीम के दरमियान एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग को अचीव कर सकते हैं रिगार्डिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. सो टिल हेयर वी कैन कंक्लूड दैट द UML अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड एज अ लैंग्वेज, कि UML हमें एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है सो एक्सप्रेसिव, जो इतनी एक्सप्रेसिव है, जो इतनी वेल अवेयर है, डेट हेल्प्स ऑल द स्टेक होल्डर्स कैन बेनिफिट, जिसकी मदद से तमाम स्टेक होल्डर इस UML लैंग्वेज हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो बट स्टेक होल्डर से मुराद यहाँ पर क्या है, like different stakeholders like analysts, like the designers, coders, testers, quality assurance, the customers and the other technical authors. So we can say in a nutshell is that we can conclude our UML task or UML talk of lecture. This is UML attempts us to provide a language so expressively that all the stakeholders can benefit from at least one UML diagram, like analysts, designers, coders, testers, etc. So here is the discussion of our UML lecture part A. So here is end of our lecture.